हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक अगेन इन द सेशन जिसमें आज हम लोग 14th जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। So the first news, it's not a very good news, a very sad news. So what happened के जब से 21st जून को हुआ क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो हमने वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज कर दिया है वो हम अपने एंड पे लेते हैं, मतलब सेंट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद से अगर देखा जाए तो वैक्सीन जो है ना, वैक्सीनेशन जो है वो 60% की डिक्लाइन में आ गया। अब क्वेश्चन हुआ क्यों आया, है ना, व्हाट द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनेशन ऑफ वैक्सीनेशन बाय 60%। दी आंसर इज क्योंकि स्टेट्स के पास, स्टेट्स मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, इन लोगों के पास डोजेस नहीं है कि वो पब्लिक को डोज दे सके वैक्सीन की। अब इसी को लेकर ये न्यूज है और अभी इस पे देखते हैं, लेट्स सी कि इस पे क्या एडवांसमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं। अभी राजस्थान ने डिमांड बहुत ज्यादा की है, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, और स्पेशली वो स्टेट्स जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वो खुल के डिमांड कर रहे हैं, वो पूरा डिमांड कर रहे हैं कि भैया आप फिर से आप हम लोग को वैक्सीन सप्लाई करिए, हमारे पास वैक्सीन की कमी है। मूविंग फर्दर, तो पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, अब पार्लियामेंट्री कमेटी डिफरेंट डिफरेंट चीज की होती है। पार्लियामेंट इकोनॉमिक अफेयर्स की होती है, पॉलिटिकल अफेयर्स की होती है, आपका आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भी होती है ना। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट अफेयर्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होती है। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की भी है, कैबिनेट कमेटी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, मतलब डिफरेंट चीजों की बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती है। अब इसी के चलते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी थी उन पार्लियामेंट्री कमिटीज को रीशफल किया, और स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, जैसे स्मृति ईरानी बेसिकली हेड होंगी आपकी कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में। ओके, देन कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स में अनुराग ठाकुर होंगे। देन कैबिनेट कमिटी ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ में अश्विनी वैष्णव होंगे, ज्योतिराज सिंधिया होंगे। एंड कैबिनेट कमिटी ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में बेसिकली भूपेंद्र यादव एंड जी किशन रेड्डी और अश्विनी वैष्णव, ये सब बेसिकली होने वाले हैं ना। एक बहुत हमने देखा था कि इंडिया में, अच्छा ये न्यूज कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये न्यूज आई इसी वजह से क्योंकि अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैबिनेट कमेटी में एनडीए के मेंबर्स को, एनडीए पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को जगह नहीं दी। मिली भी है तो बहुत कम जगह मिली है एज कंपैरिजन टू जो लास्ट कैबिनेट कमेटीज हुआ करती थी। ओके, एनडीए मतलब बीजेपी के अलावा जो भी एनडीए की अलायंस पार्टी है उनकी उनकी बात की जा रही है। अच्छा, नाउ द थर्ड न्यूज। सो अभी हमने देखा था कि इंडिया में दो वैक्सीन है। पहली वैक्सीन है, इंडिया में भी देखा जाए तीन वैक्सीन हो चुकी हैं। पहली वैक्सीन थी कोवैक्सीन, फिर उसके बाद कोविशील्ड, और थर्ड वैक्सीन जो थी वो रशिया की वैक्सीन थी, स्पुतनिक 5। ओके, तो स्पुतनिक 5 देखा गया था कि स्पुतनिक 5 डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को मिलेगी, वो बिल्डअप करेगी। उसके बाद पैनाशिया बायोटेक की भी न्यूज आई थी कि पैनाशिया बायोटेक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वो बनाने वाली है। लेकिन अब ये भी न्यूज अब हुआ क्या कि स्पुतनिक 5 जो है, स्पुतनिक 5 इतनी ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रही। जो टारगेट था कि अब इतने टारगेट से हम इन वैक्सीन को बनाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे, वो नहीं बन पा रही। तो इसी के चलते स्पुतनिक 5 को अब CSII भी बनाया रहा। SII का मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड बनाई, वो भी स्पुतनिक 5 बनाएगा। और उनको टारगेट मिला है, एक ट्रीटी साइन हुई है कि 300 मिलियन डोजेस, एटलीस्ट 300 मिलियन डोजेस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करने वाला। मूविंग फर्दर, तो दिस इज अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। ओके, नाउ वी मूव टू दी नॉर्थ ईस्ट पेज। सो नॉर्थ ईस्ट पेज में अभी एनआरसी को लेकर बहुत ज्यादा देखा जाए, एनआरसी को लेकर बहुत ज्यादा अभी प्रोसेस भी इनकम्प्लीट नहीं हुआ, डिले हो रहा है, जिसके चलते आधार एनरोलमेंट जो थे 27 लोगों के आधार एनरोलमेंट थे, अभी भी वो डिलेमा में, अनसर्टेनिटी में, क्योंकि एनआरसी भी अनसर्टेनिटी में। तो एनआरसी के चलते आधार लोग के जो बायोमेट्रिक्स लिए गए थे, आधार में बायोमेट्रिक्स लिए गए थे, आधार कार्ड बनाने के लिए 27 लाख लोगों का, तो वो भी अभी अनसर्टेनिटी में है, रीजन बीइंग ऑफ एनआरसी। एनआरसी भी अभी एक तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। मूविंग फर्दर, तो ये केस बहुत पुराना है और इसी केस के चलते, अगर आपको याद होगा, तो इसी केस के चलते आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने लेटर भी लिखा था उस समय जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हुआ करते थे शरद बोबडे, अगेंस्ट दी करंट सीजीआई एन वी रमन्ना, के उन्होंने अमरावती में करप्शन करप्शन किया है, इलीगल लैंड परचेज करी है।
उसी पर। तो वही केस फिर से अभी आया और आंध्र प्रदेश ने सिंपल सी बात सुप्रीम कोर्ट को बोली है कि वो चाहते हैं कि जो अमरावती में इलीगल लैंड परचेज हुआ है उस पर मॉनिटरिंग की जाए, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज। ओके, उनको करना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, तो पिनरई विजयन हमारे जब वो दूसरी बार इलेक्ट हुए एज ए चीफ मिनिस्टर, वो भी दूसरी बार इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, और मिलते ही साथ उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला से जो जीएसटी के फॉर्म में पैसा ले रखा है अराउंड 4.5 करोड़ रुपीस, 4.5 थाउजेंड करोड़ रुपीस, वो पैसा प्लीज दे दीजिए। और इस सिचुएशन में स्टेट्स को पैसा देना बहुत ज़रूरी है, उनको फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। तो जो कोविड-19 की सिचुएशन है उससे लोगों के में हेल्थ में बहुत इश्यूज आए हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट में इश्यूज आए हैं, लोगों के अर्निंग में इश्यूज आए हैं, स्टेट की इकोनॉमी में थोड़ा डाउनफॉल आया, तो उसको स्ट्रेंथन करने में ये पैसा हेल्प करेगा। तो मीटिंग में, पहली मीटिंग में उनकी डिमांड यही थी कि भैया आप पैसा दे दीजिए। मूविंग फर्दर, तो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे लिए दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। सो गौतम भाटिया अगेन इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड अ वेरी यंग लॉयर, जिन्होंने आधार बिल वाला केस लड़ा था। आधार बिल में भी एक लॉयर थे ये, उनके ऊपर है द अपकमिंग क्राइसिस इन द इंडियन फेडरलिज्म, उन्होंने लिखा हुआ है। पढ़ेंगे अपन इस एडिटोरियल को। एंड द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द फ्रेमिंग द लेजिस्लेशन फॉरगेटिंग द ट्रांसपेरेंसी, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस दी द अपकमिंग क्राइसिस इन इंडिया फेडरेशन। तो थोड़ा अपन इंडिया के फेडरेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो फेडरेशन का मतलब है कि फेडरेशन का मतलब है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होनी चाहिए, है ना? ये सिंपल सी बात है कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर, या देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो कि भैया आपकी पावर इतनी है, हमारी पावर इतनी है, आप हमारे पावर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपके पावर में इंटरफेयर नहीं करने वाले, ये फेडरेशन है। ठीक है। और हम बात करें इंडिया में जो फेडरलिज्म आया, वो इंडिया में फेडरलिज्म आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, है ना? 1919 से जब सेंटर और प्रोविंस लेजिस्लेचर की पावर को सेपरेट किया गया था। उस समय दो लिस्ट आई थी, प्रोविंस लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। लेकिन पहली बार फेडरलिज्म 1919 में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आया। लोग कहते हैं कि 1935 में आया, नहीं, 1935 में दो लिस्ट की जगह तीन लिस्ट कर दिया गया था, और 1919 में दो लिस्ट थी, तो डिवीजन पावर का डिवीजन तो 1919 में हो गया था। तो इंडिया में फेडरलिज्म का जो एलिमेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आ चुका था। अब फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडिया, क्या फीचर होते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया के? पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी होती है। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर होता है एट द वेरियस लेवल, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी होती है, जुडिशरी में इंडिपेंडेंस होती है, और बाइकैमरलिज्म होता है। और देखा जाए तो यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप भी है, लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है। ठीक है। और अभी बात करें तो इंडिया में फेडरलिज्म शो कहाँ से होता है? तो इंडिया में फेडरलिज्म आता है 7 शेड्यूल से। तो 7 शेड्यूल में लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिससे इंडिया की फेडरलिज्म शो होती है। नाउ अब हम लोग एडिटोरियल पे पहुंचते हैं। फाइनली हमने जब फेडरलिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा, हम लोग एडिटोरियल का थोड़ा सा समझेंगे क्या है एडिटोरियल। और गौतम भाटिया और राहुल नारायण, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, और गौतम भाटिया लॉयर है, दिल्ली बेस्ड लॉयर है, उनका फाइनली क्या कहना है इस एडिटोरियल। तो हुआ क्या कि ऐसा इन दोनों ऑथर्स का मानना है, इन दोनों पर्सनालिटीज का मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शायद अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस फेस करनी पड़े 2026 में। क्यों? क्योंकि 2026 में लोकसभा में कंपोजिशन चेंज होगा, और वो कंपोजिशन चेंज बहुत ड्रामेटिक होने वाला है। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूंसी की, वैसी ही सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक? तो अगर हम 1976 की बात करें तो 1976 से लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज किस पॉपुलेशन के बेसिस पर है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती हैं वो डिवाइड की जाती है पॉपुलेशन के बेसिस पर। ठीक? सो अभी हम कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हैं, जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है, देखा जाए तो टोटल स्ट्रेंथ जो है अभी 550 है लोकसभा की, और टोटल सीट्स जो है 550, टोटल मेंबर्स जो है 545 है। तो ये पॉपुलेशन किस पॉपुलेशन के बेसिस पे किया गया? तो 1971 में जब सेंसस हुआ था, 1971 के सेंसस, पॉपुलेशन के सेंसस के बेसिस पर लोकसभा में डिलिमिटेशन किया गया था, है ना? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑथर ने ऐसा क्यों बोला कि बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस फेस करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2026 में? प्राइमरी रीजन ये है क्योंकि अनइक्वल पॉपुलेशन ग्रोथ रेज हुई है अमंग दी स्टेट्स में। क्योंकि हम जब नॉर्थ स्टेट्स की बात करते हैं, नॉर्थ स्टेट्स में पॉपुलेशन उतनी रैपिडली से इंक्रीज हुई है जितनी रैपिडली से प्रीवियसली इंक्रीज हो रही थी। बट सदर्न स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया,
कंट्रोल कर लिया ना। अब जब कंट्रोल कर लिया तो हुआ क्या, क्योंकि यूपी ऑलरेडी 80 सीट से, तो यूपी में बढ़ के अगर 100 हो गए और तमिलनाडु में अगर एक इंक्रीज सीट हुई या दो सीट्स इंक्रीज हुई, फिर यूपी और तमिलनाडु में बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। लोग यूपी में ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपैरिजन टू दी तुम्हारा तमिलनाडु। तो उन्होंने यही बताया कि इंडिया के फेडरेशन को ऐसे नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि स्टेट्स के बीच में ही अब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा। जहां पर ज्यादा सीट्स है उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, है ना। जहां पर ज्यादा सीट्स है वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जहां पर कम सीट्स है वहां पर कम फोकस किया जाएगा, जहां ज्यादा सीट्स है वहां फोकस ज्यादा किया जाएगा। और बताया गया कि इंडिया जो है ना बहुत हाईली डेवलप्ड पॉस्परस, मोस्ट मोस्ट हाईली डेवलप्ड पॉस्परस स्टेट्स, उन्होंने सक्सेसफुली फैमिली प्लानिंग कर रखी है। बट पुअर स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, जैसे कि यूपी, बिहार। और पॉस्परस स्टेट मतलब हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वाले। ओके, तो यही बताया गया। फिर ऑथर ने बोला कि आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स। अब ये जो है ना, कि ये आर्टिकल 1 में जो वर्ड्स यूज किए गए वो बेसिकली डेलिबरेटली यूज किए गए, क्योंकि बताते हैं कि स्टेट जो इंडिया के स्टेट्स है ना, वो इंडिया के स्टेट्स बेसिकली इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। और बताते हैं इंडियन इंडियन यूनियन बताते हैं कि सारे स्टेट बन मिलकर इंडिया बनाया जाता है। ओके, लेकिन ये दो प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कॉन्ट्रडिक्शन में आती है, वो है डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म। डेमोक्रेसी फेडरलिज्म के कॉन्फ्लिक्ट में आता है ये वाला आर्टिकल 1 इशू, इंडियन यूनियन। ठीक, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की बात सुनी जाए। और यहाँ पर आर्टिकल 1 में फेडरल उसकी बात की गई, यूनियन की बात की गई, यूनिटरी सिस्टम की बात की गई। ओके, तो अब आगे बढ़े तो आगे ऑथर ने बोला है कि यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर लड़ाई होने वाली है बिग वर्सेस स्मॉल स्टेट्स के बीच में। क्योंकि स्मॉल स्टेट्स जो होंगे फियर करेंगे। स्मॉल स्टेट फियर क्या करेंगे, क्योंकि उनको अब इकोनॉमिकली होता क्या है कि जो फाइनेंस कमीशन जो होती है, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है पॉपुलेशन के बेसिस पर करती है, जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां ज्यादा पैसा जाएगा। तो जो स्मॉलर स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बट रिच एंड प्रॉस्परस है, तो उनको फियर क्रिएट हो रहा है। फियर क्रिएट क्या हो रहा है कि भैया उनको इकोनॉमिकली कम शेयर मिलेगा, कम पाई मिलेगा, है ना, स्मॉल शेयर ऑफ पाई मिलेगा इकोनॉमिकली। उनका नेशनल इश्यूज जो है रिड्यूस हो जाएंगे। फिर उनके लिए पॉलिटिकल गवर्नेंस इररिलेवेंट हो जाएगी। उधर जो कंट्री में जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है उनको वो इररिलेवेंट समझेंगे, है ना। तो हुआ क्या, अब देखो, अब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया अमेरिका से। देखो, अब अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी भाई तुम्हारा कुछ स्मॉलर स्टेट है, कुछ बड़े स्टेट्स हैं। तो हुआ क्या, तो अमेरिका ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उन्होंने स्मॉलर स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया। अब प्रोटेक्ट कैसे किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नेशनल पावर जो है, नेशनल पावर ऑफ द स्टेट्स पर लिमिटेड, है ना। उन्होंने बता दी कि नेशनल पावर जो होगी, मतलब सेंटर की पावर जो होगी स्टेट्स पर लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा स्टेट है तो ज्यादा पावर होगी, कम स्टेट है, छोटा स्टेट है तो कम पावर होगी या ज्यादा पावर होगी, ऐसा नहीं होने वाला, है ना। और वहां पर क्या है कि हाउस सेनेट में, जैसे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है। वहां पर सेनेट में हर स्टेट को रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ द पॉपुलेशन, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्टेट, वहां पर 2 सीट्स दे रखी है सेनेट को। हर स्टेट में 2 सीट्स है सेनेट के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और तीसरा, जो वहां पर प्रेसिडेंट इन यूएस का प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, वो भी इलेक्ट होता है बाय द इलेक्टोरल वोट्स, है ना। उसको फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट के नेशनल पॉपुलेशन क्या है। बट इंडिया में ये प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में स्टेट के बेसिस पर, कि स्टेट में उस पार्टी की कितनी सीट्स आई है, उस बेसिस पर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है। बट यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में इलेक्टोरल वोट से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो वही बताया गया कि अब ऑथर का यही कहना है कि 2026 में जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आने वाले हैं, उनको अगर हमें सही करना है तो बैलेंस करके चलना है। तो सिंपल सी बात है, हमें इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए। जो एसेंशियल स्ट्रक्चर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि स्मॉलर स्टेट्स को बेनिफिट करते हैं, स्मॉलर स्टेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। सिंपल सी बात ऑथर ने बताई है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट एडिटोरियल। बाकी जब अपन सेकंड एडिटोरियल की बात करें, जो हमारा है फ्रेमिंग द लेजिस्लेशन फॉरगेटिंग द ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा इसका अपन ओवरव्यू लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें अपन ने इसमें डिस्कस कर रखी है। देखो हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ बताया गया, ऑथर का यहाँ सिंपल सा कहना क्या है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ओके, तो यहाँ ऑथर का कहना क्या है, बेसिकली ऑथर कहना क्या चाहता है, एडिटोरियल लिखा हुआ क्या। जब हम बात करते हैं बिफोर 2002, तो बिफोर 2002 होता क्या था कि गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में हमेशा से रिलेशन रहे, 2002 के पहले हमेशा से रिलेशन रहे। तो गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेती थी, पार्लियामेंट में कुछ भी होता था, तो गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स डायरेक्टली मिलते थे। शास्त्री भवन एक अगर आप जाओगे तो शास्त्री भवन है ना, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ऑफिस में 6th फ्लोर पे शास्त्री भवन बना हुआ है। तो शास्त्री भवन में बुलाया जाता था, मीडिया पर्सन को बुलाया जाता था। और ये बात 2002 के पहले किया, बिफोर द 2002 मीडिया पर्सन को बुलाया जाता था, ईमेल्स वालों को बुलाया जाता था कि आइए इंटरेक्ट करिए, पूछिए हमसे क्वेश्चन। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2002 में उन्होंने ये चीज बंद करवा दी। उन्होंने बोला कि ये देश के विकास के लिए और देश के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ अलग सिचुएशन रही होगी, या फिर उनके कुछ अलग मोटिव रहे होंगे, तो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। लेकिन अभी हम बात करें तो 2002 के बाद ये रेगुलेशन, ये जो कस्टम चला आ रहा था, गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में जो रिलेशन थे, जो डायरेक्टली इंटरेक्शन था, वो खत्म हो गया। अब वो इंटरेक्शन नहीं रह गया। तो ऑथर का सिंपल सा कहना है कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसकी जो कविंग है, ये कविंग मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं करी, ये स्टार्ट करी है, ये स्टार्ट हुई है 2002 से। मीडिया जो, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ पिलर, मीडिया का जो रोल है वो कम हो गया, वो मीडिया पे लोग अब कम ट्रस्ट करते हैं, वो स्टार्ट हुआ था 2002 से। उसके बाद 2002 के बाद अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने लगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आने लगे। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कब किया गया, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, और भी चीजें हुई। अभी हुआ तुम्हारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ अभी आईटी रूल्स आ गए। आईटी रूल्स में क्या है, आईटी रूल्स में उन्होंने बताया कि जो भी यूट्यूब पे चैनल है, जितनी भी सोशल मीडिया या यूट्यूब पे चैनल है जहां पर 5 लाख से सब्सक्राइबर्स हैं, अगर कुछ वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आईटी रूल्स के एम्बिट में आएंगे। मतलब 5 लाख के ऊपर जिसके ऊपर सब्सक्राइबर्स है, उनके ऊपर आईटी रूल्स एप्लीकेबल है। आप कुछ गलत नहीं बोल सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देन उन्होंने बताया रिसेंटली सिनेमेटोग्राफिक अमेंडमेंट अभी बिल प्रेजेंट होने वाला है, जिसमें सीबीएफसी एक बॉडी, उसका कोई फंडा रह ही नहीं गया, कोई रोल ही नहीं रह गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब बेसिकली के पास अथॉरिटी आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अब सर्टिफिकेट देगा। अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, मूवी रिलीज नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितनी ज्यादा बेसिकली कंट्रोल होती जा रही है, कितनी ज्यादा ब्रीच होती जा रही है, ये फाइनली ऑथर का कहना है। और ऑथर ने ये बताया कि देखो, अगर हम बात करते हैं ना यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन नेशंस की, और हम बात करते हैं यूएस की, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी जो आईटी रूल्स आए सोशल मीडिया पर, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जो इंडिया में रूल्स आए हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरव्यू कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी अपनी कंट्रोल अपने हाथों में ले रहा है। लेकिन वहीं यूरोपियन यूनियन नेशंस में और यूएसए में, वहां पर लॉ है, ऐसा नहीं है लॉ नहीं है, बट वो बोलते हैं कि आप सेल्फ रेगुलेट करिए, आप खुद रेगुलेट करो। प्लेटफॉर्म्स को बोला जाता है खुद रेगुलेट करिए, वहां गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता। गवर्नमेंट बोलता है कि देखो, अगर आपने कुछ गलत किया तो स्टेप लेंगे, अगर कुछ गलत होता है तो फिर आप खुद सेल्फ रेगुलेट करेंगे, अगर आपसे नहीं चलता है तो फिर हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। ये फाइनली ऑथर का कहना है। तो बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और अबाउट द आर्टिकल 19, तो रीड इट। बहुत सारी चीजें से मिलेंगी, 2002 वाला मिलेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला मिलेगा, आईटी रूल्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और अभी सिनेमेटोग्राफिक एक्ट वाला भी यहाँ पर डिस्कशन मिलेगा आपको। मूविंग फर्दर, तो ऑन दी नेशनल न्यूज में देखा जाए तो ईरान की एक बेसिकली क्वीन हुआ करती थी, सेंट क्वीन कैटविन। तो सेंट क्वीन कैटविन का मर्डर हो गया था 400 साल पहले, बट उनके जो रिलेसिस उनके मिले हुए हैं अ, अभी गोवा में सेंट ऑगस्टिन चर्च में, वही है। तो सेंट ऑगस्टिन चर्च में जो रिलेसिस मिले हैं क्वीन के कैटविन के, तो पब्लिक में डिस्प्ले करा जाएगा। ठीक है, ये स्टेप लिया है बेसिकली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। मूविंग फर्दर, सो डी वाई चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज है और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज है, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि यू एंटी टेरर लॉ जो होते हैं वो शुड नॉट बी यूज्ड टू, शुड नॉट बी मिसयूज्ड एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू हरास द पीपल, है ना। एंटी टेरर लॉ मतलब किसको टारगेट कर रहे थे, यूएपीए को। उन्होंने यूएपीए की बात की गई है, यूएपीए
जो एंटी टेरर लॉ है वो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए और उसका ऐसा यूज नहीं होना चाहिए वो लोगों को हरास कर सके। तो 13 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में मार्टिस डे मनाया जाता है, क्योंकि 1931 में जब जम्मू एंड कश्मीर मोनार्की के अगेंस्ट जब फाइट हुई थी तो अराउंड 22 कश्मीरीज की डेथ हुई थी, है ना। तो इसी के चलते उस प्रोटेस्ट के चलते 22 कश्मीर की डेथ हुई थी, इसी के चलते मार्टिस डे मनाया जाता है 13 जुलाई। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को बार कर दिया गया है कि वो ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे इस साल मार्टिस डे पर। ये एनसी नहीं बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोला, पीडीपी ने बोला। दोनों बेसिकली दोनों बेसिकली पार्टीज, मेजर पार्टीज और उनके साथ साथ जितनी भी और पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर में, उन सबका यही कहना है कि भाई हाँ, हमको हमको पार कर दिया गया है ट्रिब्यूट पे करने से। तो असम ने बिल पास कर दिया है जिसके चलते टेम्पल्स के 5 किलोमीटर के रेडियस में आप बीफ को सेल नहीं कर सकते। तो बहुत लोग हैं जो उस चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत लोग हैं क्रिटिसाइज मतलब पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी, बट इन माय ओपिनियन इट्स गुड, जरूरी है क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट नहीं करने चाहिए, है ना। तो आपको अगर बीफ खरीदने जाना है, बीफ खाना है, तो आप 5 किलोमीटर और आगे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जहाँ टेम्पल हो वहीं पर आप बीफ बेचो। ओके, रिस्पेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट। इसीलिए बीफ को ये जो स्टेप लिया है, ये बिल आया है, ये ठीक है इन माय ओपिनियन। बाकी सबका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बट हाँ, माय ओपिनियन दिस बिल इज गुड। बाकी देखो, हमेशा गवर्नमेंट जब भी कोई अच्छा काम करती है, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स या फिर लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, तो ऐसे स्टेप्स पे बातें करनी चाहिए। ऐसे हर हर चीज पे गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नेगेटिवली क्रिटिसाइज नहीं करना, है ना। क्योंकि हर चीज कोई खराब मोटिव से नहीं आती, हर चीज में किसी के राइट टू फ्रीडम ब्रीच नहीं होते, हर चीज में लोगों के फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं होते। वो बहुत गलत लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की सारी स्टेप्स को गलत बताते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, गवर्नमेंट कभी भी गलत स्टेप नहीं लेती। अगर गवर्नमेंट गलत स्टेप ले रही होती है ना, तो जनता बेवकूफ नहीं है कि जो उनको बार बार इलेक्ट कर रही है। अगर आप गवर्नमेंट के सारे स्टेप्स को गलत बता रहे हो तो गलत सरकार नहीं, गलत आप थे, क्योंकि आपने उस पार्टी को क्यों वोट दिया जो अभी गवर्नमेंट बना के बैठी है। गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है। आप बेवकूफ हैं, सरकार बेवकूफ नहीं है। सरकार तो इंटेलिजेंट है कि आपको बेवकूफ बना भी दिया। तो हमेशा याद रखना, सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, हाँ, हो सकता है हर किसी की आइडियोलॉजी होती है, कोई इंक्लाइंड होता है बीजेपी की तरफ, कोई कांग्रेस की तरफ, कोई आपकी तरफ, कोई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ, वो सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। बट हाँ, जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट जब भी कोई स्टेप लेती है तो उसको क्रिटिसाइज करना जरूरी है। और क्रिटिसाइज डजंट मीन नेगेटिव क्रिटिसिज्म, गलत किया तो ही क्रिटिसाइज करेंगे। अगर अच्छा कोई अच्छी बात करता भी है यूनियन गवर्नमेंट, कोई अच्छा स्टेप लेता है, सो हमें चीज की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज लोगों को सरकार को मोटिवेट करती है और अच्छे स्टेप्स लेने के लिए। मूविंग फर्दर, तो नीति आयोग के जो मेंबर है वीके पॉल, हेल्थ बेसिकली हेल्थ सेक्टर वाले जो मेंबर है, उनका यही कहना है कि भैया विजिलेंट रहिए और थर्ड वेव को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, थर्ड वेव को प्रिवेंट रखिए और ज्यादा क्राउडिंग में मत जाइए, ज्यादा इकट्ठे मत होइए। भूटान में भी हमने पढ़ा था कि भूटान में बहुत ज्यादा अभी सिचुएशन खराब हो रखी थी, बिकॉज उनके पास वैक्सीन नहीं थी। यूरोपियन यूनियन ने उनको बोला था कि हम आपको वैक्सीन डोनेट करेंगे। चाइना ने ही बोला था कि हम डोनेट करेंगे, और देखा जाए तो चाइना और भूटान के बीच में कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं, लेकिन चाइना ने तब भी वैक्सीन को सप्लाई किया है। चाइना का मेन रीजन कुछ अलग है। चाइना का मेन रीजन अभी यहाँ चाइना अपना सॉफ्ट पावर का यूज दिखा रहे हैं कि हम भूटान पे भी अपना डोमिनेंस दिखा दें। भूटानी प्राइम मिनिस्टर जो है लातोए लोताय शारिंग ने सिंपल सी बात बोली है कि हमारे पास वैक्सीन इनफ है, जो हमारे हेल्थ सेक्टर जो डाउनफॉल में जा रहा था अब इतना डाउनफॉल में नहीं जा रहा। मूविंग फर्दर, देबुआ हमने पढ़ा भी था कल के न्यूज़पेपर में कि शेर बहादुर देबुआ जो है अ, नेपाल कांग्रेस के चीफ थे, लीडर थे और अपोजिशन में बैठते थे जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे तब वो लीडर अपोजिशन थे। देबुआ बिकम दी फिफ्थ नेपाल प्राइम मिनिस्टर, ओह सॉरी, फिफ्थ टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, नॉट फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, फिफ्थ टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनकी जर्नी जो स्टार्ट होती है, वो जर्नी स्टार्ट होती है बेसिकली, हम बात करें 1995 से। तो यस, राहुल गुप्ता को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है वेस्ट वर्जीनिया
वेस्ट वर्जीनिया के जो फॉर्मर हेल्थ कमिश्नर थे उनको यूएस के टॉप एंटी ड्रग ऑफिशियल्स में इंक्लूड किया है। किसको? राहुल गुप्ता को। तो राहुल गुप्ता वाज नॉमिनेटेड एज द टॉप एंटी ड्रग ऑफिशियल्स इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और वो पहले वेस्ट वर्जीनिया के हेल्थ कमिश्नर रह चुके हैं। तो अभी हम जाएं इकोनॉमिक न्यूज में, तो इकोनॉमिक न्यूज में आज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। बट हाँ, ये लिख सकते हो कि इंडिया टू होस्ट 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इंडिया होस्ट करने वाला है 2026 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, तो ये था आज का एनालिसिस। हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।